नमस्कार दोस्तों, 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन अब एमपी टेट के बाद यूपी टेट का भी कुछ सिलेबस लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो अभी नवंबर में होने वाला है। तो आज देख रहे हैं अपन पुराने सॉल्व पेपर, मतलब जो पुराने यूपी टेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2019 का पेपर लिए हैं आज बीसेट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि पेपर में क्वेश्चन कैसे और कहाँ से किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यूपी टेट का बीसेट 2019 का एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, और फर्स्ट पारी का 1 to 5, मतलब 1 से 5 प्राथमिक या प्राइमरी लेवल का पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन आ गया, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, मतलब वो समस्याएं उत्पन्न करता है, तो उसे क्या करेगा। इसके ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, दूसरा है बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तीसरा है बच्चों को दंड देना चाहिए, चौथा है बच्चों को परामर्श देना चाहिए। तो इसमें से जो आंसर होगा चौथा, कि बच्चों को परामर्श देना चाहिए, ताकि बच्चों को परामर्श, टीचर का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे सीखें। तो बच्चे सीखेंगे कैसे, जब उनको आप सलाह देंगे, परामर्श देंगे, उसके बाद ही वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, इसका आंसर होगा चौथा नंबर। ठीक है, बच्चों को परामर्श देना, ये वाला। क्योंकि ये तीन तो क्या है, घर भेज दोगे तो पढ़ेगा नहीं, नज़रअंदाज करोगे तो वो शैतानी करना चालू करेगा, दंड दोगे तो वही है कि दंड देना, बार बार वो यही सोचेगा कि पढ़ लिख के क्या करना है जब दंड मिल रही है, इस प्रकार से। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आया है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, मतलब जो आपका सिलेबस होता है वो किससे संबंधित है। छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के शैक्षिक संस्थानों से, और छात्रों के व्यक्तिगत विकास से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका सेकंड नंबर, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास से। मतलब जो सिलेबस होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि छात्रों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, मतलब जो अधिगम का सिद्धांत है वो किसने नहीं दिया है। ठीक है, तो जो अधिगम सिद्धांत है इसमें से क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या, थांडाइक ने अधिगम के बारे में सिद्धांत दिया था, स्किनर ने भी दिया था, कोहलर ने भी दिया था, किसने नहीं दिया है, BS बलूम ने। तो BS, इसका आंसर होगा BSM बलूम। ठीक है, BSM बलूम, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मतलब शिक्षा में अवरोधन यानी क्या होता है, रुकावट। रुकावट का तात्पर्य क्या है, किसी ऑप्शन देख लो इसके, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय छोड़ देना। तो इसमें रुकावट का तात्पर्य क्या है, पहला आ जाएगा इसमें, पहला क्या है, बालक का एक ही वर्ष, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक कक्षा, मतलब एक कक्षा में बार बार पढ़ना, मतलब फेल होना। और बाकी जो 3 है, अगर विद्यालय जाएगा नहीं, प्रवेश नहीं लेगा या विद्यालय छोड़ देगा, तो उसमें पढ़ने का मतलब और एक साल से दूसरी साल कक्षा में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। पूर्व ज्ञान यानी पहले, मतलब ज्ञान हो जाता है कि अपन को किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। मतलब प्रस्तावना कौशल को आप रूपरेखा भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ की अगर रूपरेखा है तो आपको प्रस्तावना में क्या होता है, कोई भी अपन निबंध वगैरह लिखते हैं तो प्रस्तावना में उसका पूरा मेन आ जाता है, मुख्य बिंदु, फिर उसके बाद आगे के पॉइंट आते हैं। ठीक है, इसके बाद 6वां प्रश्न आ रहा है आपका, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वालन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन, पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और चौथा है सूचगत सिद्धांत। तो इसमें जो होगा पुनर्वालन का सिद्धांत, किस सिद्धांत को बोलते हैं जिन प्यारे के, इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्वालन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बूनर के संज्ञानात्मक विकास, किसके, बाकायदा विज्ञान का नाम दिया गया है, बूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था,
अंतःप्रज्ञावस्था और संकेतात्मक अवस्था। देखो जो इसमें 3 हैं, क्रियात्मक अवस्था और जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये बूनर के संज्ञानात्मक विकास के अंग है, बल्कि इसमें क्या है, आत्प्रज्ञ अवस्था, ये उनके संज्ञानात्मक, बूनर के संज्ञानात्मक विकास का नहीं है। तो इसका आंसर ये थर्ड वाला हो जाएगा, क्या, अंतःप्रज्ञ अवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मतलब जो 5 वर्ण है वो दिए तो गए हैं सही, लेकिन उसमें क्या है कि जो क्रम है वो क्रम का विशेष ध्यान रखना है आपको। मॉरिसस के बोध परीक्षण में क्रम किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज, तीसरा संगठन या व्यवस्था, चौथा आत्मीकरण और पांचवा वाचन अभिव्यक्त्यात्मक। तो इसमें पहले में ऑप्शन दिया गया है पहला प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और दूसरा इसमें मतलब क्रम जो दिया गया है 5 इसी प्रकार है। ठीक है, दूसरे में परिवर्तन होकर आता है पहले खोज, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है क्या, आत्मीकरण, फिर क्या है संगठन व्यवस्था, और फिर उसके बाद वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तीसरे में पहला जो आ गया आत्मीकरण, फिर वाचन अभिव्यक्तिकरण, फिर संगठन व्यवस्था। इस प्रकार इसमें होगा क्या, सेकंड नंबर का जो इनका क्रम होता है वो ये वाला क्रम होता है। मॉरिसस के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है वो है। ठीक है, पहला क्या है, खोज करेंगे अपन। ठीक है, खोज के बाद क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण होगा उसका, प्रस्तुतिकरण के क्या बात होगा, संगठन, उसके बाद जब खोज हो गई प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद आत्मीकरण होगा, 3 नंबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद जब आत्मीकरण हो जाएगा तो फिर एक संगठन बनाएंगे या व्यवस्था करेंगे, ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर हो जाएगा, 4 नंबर पे। और उसके बाद लास्ट में 5वां है ये वाचन या अभिकरण करण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, क्या, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है, पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन क्या है अनुमूल्यन, और चौथा ऑप्शन क्या है बोध। ठीक है, तो इसमें से जो है देखो ऑप्शन पहला क्या है ज्ञान, तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध नहीं पूछ रहा है इसमें। जो क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित नहीं है, तो नहीं का विशेष ध्यान देना है। पता चला संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान, आपको पता है कि ज्ञान है तो आप ज्ञान में टिक लगाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है। तो इसमें से 9 में का होगा तीसरा अनुमूलन। अनुमूल्यन क्या है, ये विकास का क्षेत्र, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 10वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम का वक्र मतलब जो वक्र यानी क्या होता है आपको पता है, जो घोरा जो गोल चक्र बनाते हैं ना, उसी को अधिगम वक्र बोलते हैं। तो उलंतर यानी उत्तल, मिश्रित, नदोत्तर और लंबवत। तो जो इसका वक्र नहीं होगा वो लंबवत अधिगम का लंबवत वक्र नहीं बनता है। अधिगम का वक्र बनता है कैसा, गोल। तो उसमें उत्तल भी आ जाएगा, मिश्रित भी आ जाएगा और नदोत्तर भी आ जाएगा, लंबवत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। किसने कहा है, ऑप्शन पहला क्रो एंड क्रू ने, दूसरा ऑप्शन गिलफोर्ड ने, तीसरा वुडवर्थ ने, और चौथा क्या है इसमें स्किनर ने। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या है, एक परिभाषा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने, सेकंड नंबर। नेक्स्ट उसके बाद
अब इसमें एक सूची दी गई है, ठीक है। तो इसमें सूची दी गई है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची ए से सूची बी में सम्मिलित करना है। तो इसका बूनर, अब जो बूनर होगा, बूनर का किससे बनेगा, देखो पहले का क्या है, चौथा, ठीक है। दो सही जोड़ी मिला दो, बूनर का बनेगा इससे, आसोलन का बनेगा इससे, देखो इसमें क्या है, सूची और भी दी गई है जिसको सम्मिलित करना है यानी मिलाना है। तो बूनर का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष संप्रत्यय। बूनर ने क्या कहा था, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है, ये कहा था बूनर ने, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है। दूसरा आशुबेल ने कहा था अधिगम अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल ने क्या कहा था, अग्रिम संगठन। तीसरा है ग्लेजर का होगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बारे में ग्लेजर ने बताया है, और गार्डन ने बताया सायोनेटिक्स परीक्षण प्रतिमान के बारे में किसने बताया, गार्डन ने, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, और इसमें देख लो, पहला ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण, दूसरा समस्या की पहचान, तीसरा आंकड़ा संग्रहण करना, और चौथा परिकल्पना की परीक्षण करना। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा, समस्या की पहचान करना, क्योंकि आपको समस्या का पता होगा उसके बाद ही तो आप क्या कर पाएंगे, उसको हल के या सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका होगा समस्या की पहचान, जो होता है समस्या समाधान का प्रथम चरण, क्योंकि आप समस्या का पहले पता लगाएंगे उसके बाद ही तो करेंगे कि क्या होना है, क्या समस्या है, क्या करना है आगे, फिर ही उसके बाद तो उसका सॉल्व आएगा। अगला देखो, अगला है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या क्या है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, जिसके मतलब होता है कुछ करने के लिए नहीं देगा। दूसरा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, यह शिक्षण व्यवस्था एकाधारी होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा, इसका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, ठीक है। ये बालकों का संज्ञानात्मक, क्योंकि बालकों का संज्ञानात्मक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, मनोचात मतलब सभी पक्षों का विकास होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि पढ़ने लिखने में गणित पढ़ा दो, इंग्लिश हिंदी नहीं बताओगे, तो फिर उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिवादी होगी, ये भी गलत है। अगर एक जैसी शिक्षण व्यवस्था होगी एक सब्जेक्ट की, तो क्या मतलब है उसका, एक ही आएगा दूसरा नहीं आएगा, पता चला वही नहीं सही से आ रहा, तो क्या मतलब। देखो अब इसके बाद आया है अगला, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कौन सा सोपान है जो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर, स्मृति स्तर यानी याद करना और बोध स्तर भी वही, मतलब समझ में आना कि शिक्षण प्रतिमान संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ मतलब कौन सा सोपान दोनों में आता है। पहला तैयारी, दूसरा ऑप्शन अन्वेषण, तीसरा सामान्यीकरण और चौथा प्रस्तुतिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुत दोनों में ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो ठीक है, अन्वेषण यानी खोज होता है, सामान्यीकरण मतलब सामान्य, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें होगा प्रस्तुतिकरण। अब 16 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। अब मानव विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था यानी जन्म के बाद वाली अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी वही शैशवावस्था आ जाएगी, अंतिम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। गर्भावस्था से, तो इसका आंसर होगा क्या, गर्भावस्था से, क्योंकि बच्चों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भावस्था से, क्योंकि गर्भ में होता है जब एक बिल्कुल अंडाणु के उसमें भ्रूण में आता है, ठीक है। उसके बाद ही उसका गर्भ में विकास होता है पहले 9 महीने, उसके बाद ही
क्या होता है, आगे विकास होता है। जन्म के पश्चात तो फिर आ जाएगा वो शैशवावस्था में। ठीक है, अब अगली पुस्तक आ रही है जो महत्वपूर्ण है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है, मतलब पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था क्या, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कौन सी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। पुस्तक के लेखक कौन है, I.P. पावलोव ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर ऑप्शन नंबर 2, E.L. थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर 3 और R.M. गिने ऑप्शन नंबर 4। तो जो जी द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक थी ये किसकी थी, R.M. गिने की, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक थी R.M. गिने। ठीक है, उसके बाद देखो, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, जे ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 2 स्टेनिल हॉल, ऑप्शन नंबर 3 जर्सील्ड, ऑप्शन नंबर 4 सैम्पसन। तो इसका स्टेनिल हॉल ने कहा था यह तूफान, काल, तनाव, बड़े संघर्ष, विरोधाभास की अवस्था है। यह कथन किसका था, स्टेनिल हॉल का, सेकंड नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी मतलब थर्ड 36 मिनट, ऑप्शन डी यानी 45 मिनट। तो इसका आंसर होगा क्या, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण यानी 36, इसका ऑप्शन होगा 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमानों में कुल कितने समय लगता है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर, सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का क्या, मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, मतलब वातावरण बनाते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कथन किसका है, तो इसमें भी वैज्ञानिकों के नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी हालिंगबर्ड, ऑप्शन नंबर सी गेट्स व अन्य मतलब कोई और, ऑप्शन नंबर 4 रॉस। ठीक है, तो इसमें क्या है, गट्स के साथ और कोई वैज्ञानिक है तो वो बोल रहा है। इसमें आंसर नंबर होगा 4 रॉस ने कहा था कि सीखने का पठार या सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है। अगर इस स्थिति को प्रकट करने के लिए अगर आप सीखने के लिए वातावरण नहीं बनाएंगे तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसमें वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी क्या करना है, सही जोड़ी टाइप में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें बनाना है। तो इसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। स्तंभ ए दिया गया है एडमिन इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एडमिन इंटेलिजेंस का क्या है, एडमिन इंटेलिजेंस के बाद किसने बताई थी इसके बारे में, देखो तो ये बताई थी किसने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस बताई थी थॉर्नडाइक ने। दूसरा है पुनर्वलन की सूची, तो वो पुनर्वलन की सूची किसने दी थी, स्किनर। पुनर्वलन में किसका हाथ है, स्किनर का। ठीक है, उसके बाद है क्या, सारगर्भिता का नियम दिया था जी किसने, ये तो गेस्टाल्ट ने दिया था। और अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत जीन पियाजे, ये इनका है। ठीक है, अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का। तो अनुकूलन दिया था जीन पियाजे ने, सारगर्भिता का नियम दिया था गेस्टाल्ट ने, पुनर्वलन की सूची दी थी थॉर्नडाइक ने, और पुनर्वलन की सूची स्किनर ने दी थी, सॉरी। और इसका दिया था जो एमिनल इंटेलिजेंस दी थी थॉर्नडाइक ने। तो ये किसका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये रहा 21 का। इसके बाद देखते हैं 22 का क्वेश्चन है विकास 22। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये तो सबको पता है। यह एक कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है,
मतलब इसमें निरंतरता का सिद्धांत, जो निरंतर चलता रहता है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता। एकीकरण का सिद्धांत, उसके बाद अंतःक्रिया का सिद्धांत और अंतःसंबंध का सिद्धांत। एकीकरण ऐसा है तो है नहीं है कि एकीकरण कर लो वो हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाला, मतलब कभी जो समाप्त नहीं होगा वो निरंतर क्या रहेगा, चलता रहेगा या कुछ भी होता रहेगा, ठीक है। लेकिन निरंतर रहेगा, समाप्त नहीं होगा, निरंतर रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत के अंतर विकास आता है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखो 23, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। अब मतलब जो शिक्षा है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक क्या बन गई है, मौलिक अधिकार, मतलब शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर 22 में संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 52वें। तो शिक्षा से संबंधित कौन सा संविधान है, 86वां। मतलब 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को क्या बना दिया गया था, मौलिक अधिकार, मतलब सबको पढ़ने का अधिकार मिला था किस कौन से संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने की, प्रतिपादक थे, मतलब अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत था वह किसने दिया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पहला है विलियम जेम्स, दूसरा है अब्राहम मिस्लो, तीसरा है मैकडूगल और चौथा है सिम्पसन। यानी ये क्या है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, तो इसके कौन थे, मैकडूगल। तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया गया है कि विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। देखो इसमें दो वैज्ञानिक बताए गए हैं, विकास की किस अवस्था में कौन से वैज्ञानिक हैं, कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का कौन सा काल, अनोखा काल। अब संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा गया है, ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 शैशवावस्था और ऑप्शन 4 पौणावस्था। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने काल के बारे में बताया है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा सेकंड, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है, ठीक है। न इसमें कोई चिंता ना कुछ रहती है, बढ़िया खेलो खाओ ऐस करो, ठीक है। इसलिए बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का क्या, अनोखा काल कहा है, क्योंकि इसी में होता है खिलौने के लिए पता चले एक आँख से आंसू आ रहे एक से हंस रहे, मतलब संवेगों पर कोई वो कंट्रोल नहीं रहता है किसमें, बाल्यावस्था में, ठीक है। अब 26, इसमें दिया गया है किसने बहुविमागता प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। अब बहुविमता प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, ऑप्शन 2 स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 गोल्डमैन, ऑप्शन 4 जॉन मेयर। तो जो बहुमितात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय है ये दिया था ऑप्शन नंबर ए उसका, इसका गार्डनर। किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था, ठीक है, बहुविमता प्रज्ञा का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना डिसलेक्सिया। यह क्या है, आँखों में होने वाली एक बीमारी है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, मतलब डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। देखो बोलने में आँख का संबंध कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा व्यक्त करने में, व्यक्त मुंह से करना है तो इसमें भी नहीं होगा। खड़े होने में, खड़ा शरीर से होना है तो इसमें भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पढ़ने और बर्तनी में। तो डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो आँखों से संबंधित है, उसमें पढ़ने संबंधी समस्या आती है, अक्षर भागते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो पढ़ने एवं बर्तनी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं, मतलब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या
समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, उसमें किसकी शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन देख लो इसमें। 1 नंबर पे शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो शिक्षक को प्रोत्साहन भी देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठाना चाहिए और बच्चों को अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। लेकिन क्या ये नहीं करना चाहिए, शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन इसका क्या है, शिक्षक की भूमिका गलत बता रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन है इसके, अनुमति नहीं देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए और रोक देना चाहिए। मतलब कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या करोगे, अनुमति नहीं दोगे, मतलब उसे मना कर दोगे, किसी प्रकार प्रेरित करोगे या उसे उत्साहित करोगे। हतोत्साहित यानी मना करना ही है और रोक देना यानी मना नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा प्रेरित करेंगे। मतलब आप क्या सोचोगे कि जब क्वेश्चन कोई बच्चा पूछेगा तभी तो उसका आंसर, उसकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। तो क्या है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बाल विकास का अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का देखो, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चों की वृद्धि किससे मुख्यतः संबंधित है, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से और भावात्मक विकास से। ठीक है, तो जो वृद्धि किस में होती है, देखो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, मतलब बच्चों की जो वृद्धि होती है वो किससे संबंधित है, नैतिक विकास से, ठीक है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से और भावनात्मक विकास से। भावनात्मक विकास में वृद्धि होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, नैतिक विकास में होगी वो भी दिखाई नहीं देगी, सामाजिक विकास में होगी वो भी दिखाई नहीं देगी। तो वृद्धि आपको मुख्यतः किस में दिखाई देगी, शरीर में। आप अच्छा खाओ पियोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे, मोटे होगे तो किस में देखोगे, शरीर में। ना शरीर में ऐसा थोड़ी दिखता है कि कोई भावनात्मक विकास क्या है और वो। इस प्रकार से अपने 30 क्वेश्चन समाप्त। धन्यवाद।